नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी। आज हम पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। मैंने इस कहानी का पीडीएफ और एक ऑडियो आपको मैंने शेयर किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पीडीएफ वाले पाठ को पढ़ा होगा और उस ऑडियो को सुना होगा। उससे एक बार आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इस कहानी को दोबारा से पढ़ते हुए इसके जो नए शब्द हैं उनके अर्थ में बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं हम कहानी दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ती, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ के पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूं, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो इतना हमने जो अभी पढ़ा, इसमें से काफी सब आपके समझ में आ रहे हैं, कुछ नए हैं। उनको हम देखते हैं कि वो शब्द उनके अर्थ क्या होंगे। जैसे शुरू किया गया, ये कहानी है, लेखक अपनी बात शुरू कर रहा है कि ये उसकी कमजोरी है। क्या है उसकी कमजोरी? कि थोड़ी सी कठिनाई पड़ती है तो भी उसका मन है वो अनमना हो जाता है। अब देखो यहाँ लिखा, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद, यानी कि वो अपने जीवन में 20 गर्मियां देख चुका है, बरसात और वसंत की ऋतु में 20 देख चुका है। इसका अर्थ क्या हुआ है? उसको 20 साल की उम्र हो गई है उसकी। तो हालांकि वो छोटा नहीं है, घर से दूर रहता है अपने, फिर भी अब वो कहता है कि थोड़ी सी कठिनाई पड़ती है क्योंकि अकेला रहता है, इसलिए उसका मन सदा नहीं तो प्राय का मतलब कभी कभी अनमना सा हो जाता है, मतलब उनका मन नहीं लगता है। शुभ चिंतक मित्रों की बात करता है कि मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, यानी कि उसके जो मित्र हैं, जो उसके भला चाहने वाले, शुभ चिंतक मतलब भला चाहने वाले, वो शुभ की चिंता करने वाले, तो वो जब उसका मन उदास होता है तो आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं कि चिंता मत करो, छुट्टियां आएंगी, फिर तुम घर जा सकते हो। इस तरह की बात वो कहता है, लेकिन ऐसे कहकर के उसका दिल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में कहता है कि पीठ के पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी कि सामने तो मुझे ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं है, छुट्टियां आएंगी, लेकिन मेरी पीठ के पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि जरा सी प्रतिकूलता का मतलब विपरीत परिस्थिति हो जाने पर, मुसीबत आ जाने पर ये घबरा जाता है। ऐसा है, ये बच्चे जैसा है, ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक अक्सर ये देखा करता है, इसलिए कहता है कि मैं सोचता हूं, अब कभी ऐसी बातें नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। कैसी बातें? मतलब घर परिवार की, कि वो उदास हो जाता है, उसका मन नहीं लगता, सोचता कि अब फायदा क्या ऐसा सोचने का, सोचने से क्या होगा। लेकिन बरबस ही मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान, शरद मतलब सर्दी की ठंडी किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली सी छाया नाच उठती है। यानी कि उसको याद आती है ऐसी छवि एक उसकी आंखों के सामने, जो कि साफ है, स्वच्छ है, स्वच्छ मतलब साफ, शीतल है, ठंडी है, धुंधली सी छाया है, पूरा चेहरा उसको समझ नहीं दिखता, लेकिन धुंधला सा चेहरा दिखता है, नाच उठती है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं उसकी हम बात करते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है।
दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अध गली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में पड़कर सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले कोई अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर तक हुड़क रहा था, 2 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा 12 बजे के बाद। अब हम उसके आगे समझेंगे इसको। तो जितना पढ़ा अभी देखो, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। ये क्वार एक महीना है, हिंदी महीने 7th क्लास में हमने पढ़ना है। हिंदी महीनों को भी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये हिंदी जो महीने होते हैं जिसके अनुसार ज़्यादातर हम त्योहार मनाते हैं, तो उसमें से एक महीना है, इसको आपने ढूंढना है। ये आपको शब्दकोश में मिलेगा, तो आप ढूंढिएगा और फिर लिखिएगा इसको। तो क्वार के महीने जब बारिश का मौसम होता है, बारिश हो चुकी होती है, तो गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, यानी कि बरसात के कारण गांव के चारों ओर पानी भर गया है। दूर सिवान से बहकर आए हुए मोथा, साई की अधगली घासें, घेहूर, वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे, यानी कि बारिश के पानी में बहुत सारी चीजें मिलके आ गई, जिसमें ये मोथा, साई, वन प्याज, घेऊर, इसको भी शब्दकोश में ढूंढिएगा। ये भी एक तरह के जंगल में उगने वाले घास फूस है और ऐसे उगे रहते हैं, और वो सारे बारिश के पानी में मिल गए, जिससे कि पानी में गंध पैदा होगी। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। पहले बारिश था, रास्ते में कीचड़ था, लेकिन अब सूख गया। अब गांव के लड़के हैं वो किनारों तक झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं, यानी कि जलाशय, जलाशय का मतलब तालाब। तो तालाबों में जो झाग से भरे हुए तालाब हैं उनमें वो धमाके से कूद रहे हैं, यानी कि नहा रहे हैं और जोर से ऊपर से छलांग लगाते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो कुछ महीनों के नाम दिए गए, जैसे आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता की बात नहीं। तो चैत्र से शुरू होता है हमारे हिंदी जो महीने हैं भारतीय परंपरा के अनुसार, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो ये आषाढ़ का महीना, गर्मी का महीना, जब उसमें आम और जामुन नहीं मिले कोई चिंता की बात है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, तो हर महीने में कुछ ना कुछ खास चीजें होती है खाने की, जैसे आषाढ़ में आम और जामुन होते हैं, अगहन का महीना होता है जिसमें चिवड़ा और गुड़ होते हैं। दुख नहीं कि अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। चैत्र में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, तो चैत्र उस समय अगर गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी कि महीने में जो खाने की चीजें अलग अलग में वो नहीं मिले कोई बात नहीं, पर क्वार का जो महीना है, क्वार के जो समय है, उस समय अगर खाने को नहीं मिले, उससे पहले वाले महीनों में तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वार के महीने में अगर नहाना नहीं मिले तो बहुत बुरा लगता है। यानी कि लेखक को ये बहुत पसंद था, लेकिन इस बार कहता है कि मैं थोड़ी ही देर मतलब नहाया था, भीतर तक हुड़क रहा था, 2-3 दिन ही कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया, यानी कि नहाने के बाद बीमारी हो गई। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर, ज्वर का मतलब बुखार, तो थोड़ा थोड़ा बुखार हो
और सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। कि थोड़ी सी बीमारी वो अच्छी लगती है क्योंकि घर वाले बहुत देखभाल करते हैं, नींबू साबु खाने को देते हैं, है ना। तो लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा तो रात 12 बजे के बाद। तो ये ऐसा समय था जब लेखक घर पे नहीं है, तो उस समय की याद करता है कि किस तरह से जब उसका बुखार हुआ, पहले तो उसे वो छोटा थोड़ा थोड़ा बुखार अच्छा लगता है, बुखार के लिए क्या शब्द था, ज्वर। लेकिन अब उसे बहुत खराब लग रहा था क्योंकि अकेला रहता है और ये सब चीजें उसे मिली नहीं, है ना। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई पर बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इस तरह से लेखक कहता है कि दादी माँ है जो, जब बुखार हुआ उसे, बहुत तेज बुखार हुआ, ये घर पर ही है, मैं पहले आपको गलत कह रहा था। इस बार जब बुखार हुआ ना तो वो बहुत तेज बुखार था, हल्का होता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन इस बार बहुत तेज बुखार। तो लेखक सो रहा था, दादी आई है, और कहाँ से आई है, नहा के, उसी झाग वाले जलाशयों में, तालाबों में जहां पानी था। पतले दुबले स्नेह सने शरीर में, तो उनका पतला दुबला शरीर है, स्नेह से सना हुआ मतलब मानो प्यार ही भरा हुआ है उनके शरीर में, और उस पर सफेद किनारीहीन धोती, यानी कि उन्होंने जो धोती पहन रखी है उसकी किनारी नहीं है, फटी हुई है। सन से सफेद बाल, सन एक पौधा होता है जिससे रस्सी वगैरह बनाई जाती है, तो उसके सफेद होता है वो, उसके जैसे बाल उसके। लेखक कहता है कि दादी के बाल थे, और बालों के सिरों पर सद्य का मतलब तुरंत ही टपके हुए जल की शीतलता, तो पानी टपक रहा है, ठंडक उसे महसूस हो रही है। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल, सर पेट छुआ, लेखक का देखा बुखार है क्या है, आंचल जो उनका साड़ी का पल्लू था, तो उसकी गांठ खोल करके किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे, अदृश्य का मतलब जो कभी दिखाई नहीं दे, शक्तिधारी का मतलब जो जिसके अंदर अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं दी, ऐसी शक्तियां हैं, उसके चबूतरे पर, चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। तो ये भी शिवानी ने मुझसे पूछा था कि शक्तिधारी के चबूतरे का क्या मतलब हुआ, तो इसका अर्थ है कि मंदिर, गांव में कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसी जगह है जिसमें लोग शक्ति मानते हैं, विश्वास है कि वहां माथा टेकने से या वहां जाने से या वहां बैठने से बीमारी ठीक हो जाती। तो लेखक कहता है कि उसकी दादी माँ भी वहीं से शायद किसी ऐसे शक्तिधारी का चबूतरे से, किसी बाबा के चबूतरे से वो मिट्टी लेके आई थी, उसका विश्वास था कि इससे लेखक का बुखार या बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, तो इसलिए उसने मुंह में भी डाली है लेखक के और माथे पे भी लगाई है। दिन रात चारपाई पे बैठी रहती दादी माँ, कभी पंखा जलती है, कभी जलते हुए हाथ पैरों को सहलाती है, सर पर दालचीनी का लेप करती है। दालचीनी क्या है, ये एक, आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, दालचीनी, दाल का मतलब वो बनाने वाली दाल, और चीनी का मतलब शुगर नहीं है, ये एक मसाला है जो कि हमारे किचन में अवेलेबल होता है और सब्जी इत्यादि में डाला जाता है, लेकिन ये एक औषधीय गुण वाली चीज़ है जिससे कि हमारी बीमारी भी ठीक होती है, काफ़ी बीमारियाँ। तो उसका लेप करती है, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती है। आज हम बुखार होता है तो क्या करते हैं, टेम्परेचर देखने के लिए क्या करती है, थर्मामीटर लगाती है, पापा थर्मामीटर, लेकिन उस जमाने में
छू छू के ही देख लिया जाता था कि गर्म लग रहा है तो इसका मतलब बुखार है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, ये सारी चीजें दादी माँ पूछती रहती है घर वालों से। खिचड़ी में मूंग की एक दाल एकदम गल तो गई है, यानी खिचड़ी बना के देनी है बीमार को, तो उसमें मूंग की दाल डाली है, चावल डाले, वो गल तो गए हैं क्या, यानी अच्छे से पक गए। कोई बीमार के घर से सीधा बाहर तो आकर नहीं चला गया, तो बाहर से आकर तो नहीं चला गया, यानी कि बीमार के घर में भी ऐसे व्यक्ति नहीं आना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। तो लेखक याद करता है कि कैसे जब बीमार होता है तो दादी माँ उसकी कैसे देखभाल करती है। तो ये हमने अभी पढ़ा। इसके आगे देखते हैं। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के साथ लवंग, गुड़ और गुड़ मिश्रित जल रहा, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो देखिए, दादी माँ को गवई गांव की 50 बीमारियों के नाम याद थे, यानी कि गांव के जो लोग हैं कैसे अपने इलाज के लिए आसपास की चीज़ों को ही दवाई बना लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे उनको बहुत सारी दवाइयाँ के नाम याद थे दादी माँ को, 50 किस्म की दवाइयों के। गाँव में कोई बीमार होता तो उनके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, जैसे लेखक बता रहे हैं कि कैसे उनके पेट को छूना, माथे को छूना, और फिर वो मलेरिया, भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम और निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी कि उसके बाद जिसको बुखार है, क्या हो गया है, तो वो अंदाजा लगाती कि उसको सब पता है, भूत प्रेत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, ये बीमारियों के नाम है। सरसाम के बारे में आप किताब में शब्दकोश दिया पीछे, वहां से ढूंढ के लिखेंगे, मैं आपको ये होमवर्क भी दूंगा, तो उसमें ये शब्द आएगा बीमारी का नाम। निमोनिया तक का अनुमान बड़े विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका, यहाँ ये महामारी का समय, जैसे अभी जो हम कोरोना की बात करते हैं, ये कोरोना भी एक महामारी का रूप धारण कर चुका है, ऐसा आपने सुना होगा ना। तो जो पूरी दुनिया में फैल जाए रोग, उसको महामारी कहते हैं। विषुचिका भी ऐसा ही शब्दकोश में दिया, आप उसको देखेंगे। के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के साथ लवंग का मतलब स्नान के बाद लवंग का मतलब लौंग, और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगुल और धूप। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अक्सर गांव में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो गुगुल, धूप इत्यादि जो अगरबत्तियां इस तरह की गुगुल धूप होती है, जिससे कि घर में गांव के लोग हैं वो पूजा पाठ में या घर को शुद्ध करने के लिए इस तरह से उसका धुआं आता है और उससे कीटाणु मर जाते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। और इस प्रकार वो ध्यान रखती थी इन चीज़ों का। सफाई कोई उनसे सीख ले। दादी माँ को सफाई बहुत पसंद थी। दवा में देर होती, मिश्री या शायद खत्म हो जाता। अब दवाई, क्योंकि सारी दवाइयाँ देसी दवाइयाँ होती थी, तो उसमें मिश्री और शहद, दवाई लेने के लिए या तो मिश्री के साथ लेनी या शहद के साथ, क्योंकि वो घरेलू नुस्खे हुआ करते थे। तो वो खत्म तो नहीं हो गया। चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। तो गिलाफ का मतलब कवर, चादर, बेडशीट, तो उसके चादर या बेडशीट नहीं बदली गई है तो वे पागल हो जाती। वो तो इस तरह पागल हो जाती का मतलब बहुत ज्यादा नाराज हो जाती, खूब डांटती थी कि ये क्यों नहीं किया मरीज की, कपड़े बदले क्यों नहीं है ना, इस तरह से। लेखक कहता है बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, यानी कि अब घर से दूर है, दादी माँ नहीं है वहां उसकी देखभाल करने वाली। मैस महाराज यानी कि कुक, खाना बनाने वाले, वो अपने मन से कुछ भी पका के खिचड़ी या साबू कुछ दे जाता है, और डॉक्टर साहब भी आकर नाड़ी देख जाते हैं। कुनैन मिक्सचर ये दवाई है,
पीने की जो बहुत कड़वी होती है, आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, तो उसकी तिताई यानी कि उसकी कड़वाहट से कि डर से मानो बुखार भी भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। पहले जो लेखक कहता है कि उसको बीमारी पसंद होती थी, लेकिन अब उसको अच्छा नहीं लगता, घर से दूर उसकी देखभाल करने वाली दादी नहीं है, तरह तरह की उसकी देखभाल जैसे होती थी, तो उसको अच्छा नहीं लगता उस बुखार को बुलाने का। देख रहे हैं हम चित्र में दादी माँ है और एक औरत है, ये आगे पढ़ेंगे हम किस तरह से उनसे बात करिए। देखिए उनके बाल किस तरह से सन से सफेद बाल हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ थी। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर में मैं घर से लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास में कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो इस तरह से अब हम इसको जो पढ़ा है इसको समझते हैं। तो किशन भैया की शादी, लेखक के भाई हैं कोई किशन भैया, तो उनकी शादी के समय कैसे दादी माँ ने उत्साह और आनंद से काम किया। दिन भर गायब रहती थी वो, और सर पर उठा लेती थी घर को मानो, यानी कि बहुत शोर शराबा करती थी। और बहुत बुलाने पर ही जब पड़ोसनी इत्यादि आती तो दादी माँ आती थी, और फिर वो क्या कहती कि बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी कि काम बहुत ज्यादा है हमारे घर में, तो उत्सव का माहौल है, शादी का माहौल है, इसलिए बहुत काम है। एक काम न हाथ से करूं तो होने वाला नहीं है, ऐसे भी वो कहती, लेकिन सब जानते हैं कि दादी माँ कुछ काम नहीं करती है। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति का मतलब उपस्थिति और उसका विलोम अनुपस्थिति, यानी कि उनका न होना, हाजिर न होना, वस्तुतः विलंब का मतलब देर का कारण बन जाता है। यानी कि किसी काम में वो है नहीं, कोई रस्म कुछ ऐसा काम हो रहा है तो उनके कारण देरी हो जाती थी। और उन्हीं दिनों की बात है, लेखक याद करता है कि एक दोपहर के समय बाहरी निकसार का मतलब बाहर का रास्ता, जो जगह है वहां घर के बाहर। तो ये शब्दकोश में ये शब्द भी आप ढूंढिएगा उसको क्या है, मैं आपको काम दे रहा हूँ, आगे होमवर्क में मिलेगा। तो दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, बिगड़ने का मतलब गुस्सा हो रही थी। तो कौन था वो, रामी की चाची, दुबकी हुई थी यानी कि डरी हुई थी। और दादी माँ क्या कह रही है, सोना होगा धन्नो ये उसका नाम है। रामी की चाची ऐसे गांव में बोलते हैं ना, उसका जैसे आपकी माँ को भी या आपके पापा के नाम से रहना जाता है ना। इस तरह से किस दादा आपके नाम के साथ दादा का नाम जोड़ दिया जाता है, उसका पोता है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है ना, ऐसे। तो धन्नो, उनका नाम तो धन्नो था, थी वो रामी की चाची। तो रुपए मैं सूद, मैं का मतलब साथ में, सूद का मतलब ब्याज, तो जो पैसे है ब्याज के साथ मुझे वापस कर दे आज ही, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, यानी कि तुझे तो शर्म नहीं आती है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी थी, यानी कि बहुत गिड़गिड़ाई थी। किसी ने एक पाई न दी, यानी कि थोड़ा सा पैसा भी नहीं दिया। अब लगी आजकल करने कि अब जब देने का वक्त आया पैसे तो कह रही है फसल में दूंगी, यानी कि फसल कटेगी उसके बाद बेच के दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, यानी कि फसल तो कट चुकी है, अब कौन सी फसल कटने वाली। यानी कि रामी की चाची ने दादी माँ से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो लौटा नहीं पाई थी, इसलिए दादी माँ उसको डांट रही थी। आगे हम पढ़ते हैं उसके बाद। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोते हुई
बोली। वो रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो अब यहाँ तक हमने आज देखना है, इसको यहाँ तक समझेंगे, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे। अब समझ इसके आगे मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा ताकि आप इतने को समझ सकें और कुछ होमवर्क है वो कर सकें। तो अब दादी माँ कैसे, दादी माँ की एक घटना याद आ रही है लेखक को कि दूंगी मालकिन, ये कहा रामी की चाची ने रोते हुए कि पैसे मैं दूंगी, लेकिन अब वो क्या कर रही है, दादी माँ से और पैसे मांग रही है कि बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करेंगी तो उसका निस्तार कैसे होगा। निस्तार का मतलब उसका बेड़ा पार कैसे होगा, उस शादी में कैसे करूँगी। तो दादी माँ है वो कह रही कि हट हट, नहा के आ रही हूँ। देखिए ये वाला जो चित्र अभी आपने देखा ना, ये उस समय की घटना की, कैसे ये रामी की चाची है वो दादी माँ से हाथ जोड़ के खड़ी है आगे। तो अब उसे लेखक कहता है कि मुझे लगा कि ये अप्रिय प्रसंग है, यानी कि अच्छी बात नहीं है, दादी माँ इस तरह से नाराज हो रही है, तो इसलिए उसने बीच में ही बोल दिया, जाने दो दादी माँ, बेचारी गरीब है, अभी दे देगी। तो ऐसे बीच में कहा तो दादी माँ ने उसे डांट दिया कि चल चल, मुझे चला है समझाने। उसके बाद लेखक है वो आंगन में आ गया। कई दिन बीत गए, इस प्रसंग मतलब घटना को भूल गया लेखक एकदम। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली है। वह दादी को क्या कह रही है, दूधो फलो पूतो फलो दूधो नहाओ, आशीर्वाद दे रही है। काश पूतो फलो मतलब आपके बहुत बेटे हो, परिवार बड़ा हो, और दूधो ना हो यानी कि आपके पास बहुत धन दौलत हो, ऐसा आशीर्वाद वो दे रही थी। बड़े बुजुर्ग देते हैं ना, पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? ये लेखक भी उनको क्या कह रहा है, चाची, धन्नो चाची। गांव में ऐसे किसी न किसी रिश्ते से हम बुलाते हैं ना, अब तो अंकल आंटी हो गए, लेकिन ऐसे गांव में नहीं होता ना। तो उसने धन्नो चाची को कहा कि भाई ऐसा क्यों कह रही हो, उस दिन तो बहुत डांट रही थी माँ। तो उसने विह्वल होकर के कहा, यानी कि रोने वाली हालात हो गई उसकी। तो उसने कहा, उरिन हो गई बेटा मैं। तो उरिन का मतलब कर्जा उतर गया बेटा मेरा, तो भगवान भला करे हमारी मालकिन का, यानी कि दादी माँ का। तो कल आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, यानी कि जो उधार पैसे लिए थे ना रामी की चाची ने, छोड़ दिए। ऊपर से 10 रुपए का नोट भी दे करके बोली है कि देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। तो 10 रुपए का नोट भी दिया। ये कहानी बहुत पुरानी है, जिस समय 10 रुपए का बहुत महत्व हुआ करता था, और गरीब व्यक्ति के लिए तो और भी ज्यादा। तो रामी की चाची है जो, उसको 10 रुपए भी दिए और पुराना कर्जा वो भी माफ कर दिया, और कहा कि और जरूरत हो तो ले लेना, लेकिन बेटी की शादी में कोई कमी मत करना, लोग हंसी न उड़ाए तेरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, देवता है बेटा, देवता। ये लेखक कह रहा है कि दादी माँ के लिए वो रामी की चाची कह रही है कि मेरे लिए तो वो देवता है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक कहता है कि मैंने पूछा बहुत डांट रहे। अब कितने सरल शब्दों में कहा कि वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या ला। यानी कि बड़े लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, प्यार भी करते हैं और डांटते भी हैं। तो अगर नहीं डांटे तो फिर फायदा क्या हुआ, है ना। ये हमें समझना चाहिए।
हमारे माता पिता या हमारे बड़े भी हमें डांट देते हैं, प्यार भी करते हैं, है ना। तो डांट का तो ये कोई ज़्यादा मन मुटाव या मन में नहीं रखना चाहिए उसको। जैसे यहाँ पर रामी की चाची ने भी कहा कि कोई बात नहीं, डांट दिया तो क्या हो गया, बड़ी है वो, डांट सकती है ना। ऐसे हमें भी सोचना चाहिए। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो इस तरह से लेखक है वो अपनी दादी माँ की कुछ चीज़ याद कर रहा है, कुछ बातें। अब हम बात करेंगे, ये मैंने आपको एक गृह कार्य देना था, किसी वजह से मैं आपको दे नहीं पाया, 17 तारीख को ही देना था मुझे। अब आप इस गृह कार्य में करेंगे, क्या करेंगे, पहला काम है शब्द परिचय लिखो। तो मैंने अभी जब पाठ आपको पढ़ा रहा था उसी समय मैंने कुछ शब्दों के अर्थ बोले थे, वहां से आप देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे हम शब्द परिचय लिखते हैं ना, वैसे लिखिएगा, शेयर कीजिए, मैं देखूंगा कितना का आपको समझ में है। शब्दकोश से देखकर आपने अर्थ लिखने हैं, शब्दकोश से देख करके। तो आपने छठी कक्षा में भी देखा है ना, किताब के पीछे शब्दकोश दिया होता है, तो वहां इन शब्दों के अर्थ देखने। जैसे क्वार, ये लिखने में थोड़ा सा ऐसा है, काधा व और क्वार, ये महीने का नाम है, देखना आप। ये एक साथ ही है, साई मोथा, साई नागर मोथा, ये है ना, ब्याज वन प्याज, इन सब के बारे में लिखना है। सरसाम, विसूचिका, निक्सार और उरिन, ये आपको मिलेंगे शब्दकोश में किताब के पीछे। मैं उसको शेयर भी करूंगा, फोटो भी भेजूंगा, आपको ढूंढ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा, लेखक की क्या कमजोरी थी, पाठ के शुरू में लिखना है इसको कि वो कमजोरी कैसे मानता है, जरा जरा सी बात पर ही वो परेशान हो जाता है, इस तरह का, है ना। तीसरा, लेखक अपने बचपन की कौन कौन सी बातें याद करता है। तो आपने देखा कि किस तरह से वो जब जल के भरे तालाबों में कूदता है या कुछ खाने की चीज़ें उसको मिलती थी हर महीने में अलग अलग, है ना, उन सब चीज़ों को याद करता है। दादी माँ की बहुत सारी चीज़ें, बीमार होने पर उसकी सहायता करना, उसको दवाइयाँ इत्यादि देना, ये सब बातें याद करता। तो कुछ लिखिएगा उसमें। बचपन की बीमारी और अब की बीमारी में लेखक क्या अंतर महसूस करता है। लेखक कहता है कि ना, कि अब मुझे ये बीमारी बुलाने का मन नहीं होता। तो आपने सोचना है बचपन बीमारी और अब की बीमारी, यानी कि जब उसकी दादी माँ उसकी देखभाल करती थी, उसके लिए तरह तरह की चीज़ें खाने को दिया करती थी, और अब जहाँ मैस महाराज उसे खाना देता है, डॉक्टर उसे दवाई देता है, तो फर्क आ गया है उसमें, है ना, अच्छा नहीं लगता उसे। लिखिएगा सोच के। दादी माँ रामी की चाची पर क्यों बिगड़ रही थी, अभी अभी हमने पढ़ा है, बिगड़ रही थी मतलब नाराज क्यों हो रही थी, क्योंकि वो पैसे जो उधार लिए थे लौटा नहीं रही। और दूसरा, रामी की चाची दादी माँ को क्या आशीष दे रही थी और क्यों, हमने पढ़ा था ना, क्या तो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। और क्यों दे रही थी, क्योंकि दादी माँ ने उसका कर्जा माफ कर दिया था और उसकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपये और भी दिए थे, और उसको ये भी कहा था कि और ज़रूरत हो तो भी ले लेना, लेकिन अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना। तो इस तरह आप इन प्रश्नों के उत्तर इतने पाठ को पढ़ करके लिखिएगा, ताकि यहाँ तक आपके समझ में आएंगे। अगले वीडियो में इसके आगे के पाठ को हम पढ़ेंगे।